हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस तीसरे मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस तीसरे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं लगभग 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ट्रिक क्या है तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इसके लिए शानदार ट्रिक है क्या, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई हमेशा याद रखना ऐसी एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है कितनी, 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में देखना है कि इस तरह की कितनी आकृति दिखाई दे रही है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में यहाँ पर देखिए एक आकृति तो ये बन रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है मेरे भाई, इसी के साथ में देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रकार से देखना इस तरह की एक आकृति यहाँ से यहाँ तक की ये वाली बन रही है। बोलो बन रही है, तो हाँ सर बिल्कुल बन रही है। कितनी आकृति हो गई, 2। इसी प्रकार से मेरे भाई और देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दोनों आकृतियों को मिलाकर यहाँ से यहाँ तक एक बड़ी वाली आकृति और बन रही है। ठीक है, यहाँ से समझना मेरे भाई, इसको यहाँ से यहाँ तक ये वाली आकृति बन रही है इसी टाइप की। ठीक है, कितनी आकृति हो गई इस तरह की, 3 आकृति। ठीक है, एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं। तो 3 को हम क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 तिये 24। ठीक है, इसी के साथ में मेरे भाई ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, तीसरा त्रिभुज ये बन रहा है और चौथा त्रिभुज ये बन रहा है। 4 त्रिभुज ये बन रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए, इसके बाहर एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, इसी प्रकार से तीसरा त्रिभुज ये बन रहा है और चौथा त्रिभुज ये बन रहा है। 4 त्रिभुज बाहर बन रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +4 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पर काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, टोटल करेंगे 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। 28 और 4 कितना हो जाएगा, तो 28 और 4 मिलकर बन जाएगा 32। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 32। अब हमें देखना है कि 32 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 32 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग
कंप्यूटर करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी एग्जाम से पहले कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहता है वो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 128 से यहाँ पर 121 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 128 से यहाँ पर 121 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 177 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हम इस प्रश्न को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि 128 से यहाँ पर 121 कैसे बना है। तो मेरे भाई 128 से यहाँ पर 121 बन जाएगा कैसे? यदि हम 128 में से क्या कर दें -7 कर दें तो 128 में से -7 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 121। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 177 के अंदर और 177 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से 128 में से -7 किया गया है उसी प्रकार से 177 में से भी हम क्या कर देंगे -7 कर देंगे। तो 177 में से -7 करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 170। अब हमें देखना है कि 170 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शंस के अंदर हमें 170 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो मेरे भाई जब एक प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है? दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को दूसरे लॉजिक से किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए 128 से यहाँ पर 121 बनाने के लिए क्या किया गया है? सबसे पहले तो 128 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 128 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 और 8 कितना हो जाएगा? तो 3 और 8 हो जाएगा 11। ठीक है, अब 11 से 121 कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए यदि इस 11 का हम क्या कर दें? स्क्वायर कर दें तो 11 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है? 121। और ध्यान से देखिए 121 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 177 के अंदर है और इस 177 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 177 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 177 की सभी संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और 7 मिलकर बन जाएगा 8, 8 और 7 मिलकर बन जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? इस 15 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप सभी को 15 पता है मेरे भाई 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 225। अब हमें देखना है कि 225 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर 225 हमें दिया गया है ऑप्शन
ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इस प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर इस टाइप के प्रश्न को हम सोल्व करेंगे किसके अंदर, रो के अंदर है, ठीक है। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे, समझना इस टाइप के प्रश्न को आपको क्या करना है, हमेशा बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है बीच के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि इस बीच वाले कॉलम के अंदर यहाँ पर 108 कैसे आया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे फिर इसे तीसरे कॉलम के अंदर यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 72 कैसे आया है। उसी प्रकार से हम जब यहाँ पर इस पहले कॉलम के अंदर पता करेंगे कि यहाँ पर 36 कैसे आया है, तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। उससे पहले यहाँ पर देखिए इन सभी को एक बार यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर x, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस दूसरे कॉलम के अंदर यहाँ पर पता करेंगे कि बीच में यहाँ पर 108 कैसे आया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 108 से जस्ट ऊपर हमें एक संख्या दी गई है 12 और 108 के जस्ट नीचे हमें एक संख्या दी गई है 9। तो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर 108 आ जाए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम इस 12 और 9 को आपस में क्या कर दे, गुणा कर दें, तो यहां पर बन जाएगा 12 9 108, ठीक है। और ध्यान से देखिए 12 और 9 के बीच में यहां पर हमें 108 दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि इस तीसरे कॉलम में यहां पर बीच में 72 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या मेरे भाई, ध्यान से देखिए 72 से जस्ट ऊपर हमें एक संख्या दी गई है 9 और 72 से जस्ट नीचे एक संख्या दी गई है हमें 8। तो यहां पर हम क्या कर देंगे 9 और 8 का आपस में गुणा कर देंगे, तो यहां पर बन जाएगा 9 अंटा के 72। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 72 यहां पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि 36 सेम इसी प्रकार से बना है क्या, और हमारे पास क्या आ जाएगी मेरे भाई, x की वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगी। और x की वैल्यू अपने को निकालनी है क्योंकि x हमने माना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए जो ये 36 दिया गया है इससे जस्ट ऊपर हमें दिया गया है x, ठीक है। और इस 36 से जस्ट नीचे हमें संख्या दी गई है 9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 36 से जस्ट ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या को आपस में गुणा कर लेंगे। तो 36 से ऊपर क्या है x, तो यहाँ पर हम करेंगे x, उसके बाद में गुणा, नीचे क्या है 9 और इसके बराबर में, यानी कि बीच में हमें दिया गया है क्या 36, हमें निकालना है x की वैल्यू। तो x और 9 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई ये बन जाएगा 9x, ठीक है। इसके बराबर में कितना है 36 है। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 9 गुणा में है तो यहाँ पर चला जाएगा भाग में। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 36 के बटा में क्या कर देंगे 9 कर देंगे और ये भाग चला जाएगा 9 चौक 36 है, यानी कि x के बराबर में क्या आ गया 4 आ गया। यानी कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 4 है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 4 और 9 को आपस में गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 9 चौक 36 है और 4 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखनी है बड़ी संख्या। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर, कॉलम के अंदर है। तो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, कॉलम के अंदर सोल्व करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि इस पहले कॉलम के अंदर यहाँ पर 91 कैसे आया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहाँ पर 216 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहले कॉलम में यहाँ पर 91 और दूसरे कॉलम में यहाँ पर 216 जिस प्रकार से आया है, उसी प्रकार से हम बताएंगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर इस पहले कॉलम में 91 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर 91 लाने के लिए क्या किया गया है, ध्यान से देखिए 91 से जस्ट ऊपर हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या दी गई है 7 और दूसरी संख्या दी गई है 13। और ध्यान से देखिए यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 7 और 13 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 13 सत्ते 91। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 91 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस दूसरे कॉलम में भी यहाँ पर 216 इसी प्रकार से बना है क्या। तो मेरे भाई देखिए 216 से जस्ट ऊपर भी हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 12 और दूसरी संख्या है 18। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 12 और 18 इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ध्यान से, यदि हम 12 और 18 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 216। और ध्यान से देखिए 216 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, इस प्रश्नवाचक चिन्ह से जस्ट ऊपर हमें कितनी संख्या दी गई है, 2। पहली संख्या है 24 और दूसरी संख्या है 3। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 24 और 3 को आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 24 तिया के 72। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 72। अब हमें देखना है कि संख्या 72 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 72 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि यह पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर
पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 5, 5 के बाद में दिया गया है 12, 12 के बाद में दिया गया है 33, 33 के बाद में दिया गया है 96, 96 के बाद में दिया गया है 285 और 285 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 5, 5 से कितना बन रहा है 12, 5 से 12 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम इस 5 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 5 15, और मेरे भाई 15 में से यदि हम क्या कर दें -3 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 33, तो 12 से 33 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 12 का क्या कर दें 3 गुना तो यहाँ पर बन जाएगा 12 तिया के 36, और 36 में से यदि हम क्या कर दें -3 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 33। फिर देखिए 33 से कितना बन रहा है 96, तो 33 से 96 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 33 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो 33 तिया बन जाएगा कितना 99, और 99 में से हम क्या कर देंगे -3 कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 96। फिर देखिए 96 से कितना बन रहा है 285, तो 96 से 285 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 96 का क्या कर दे 3 गुना तो 96 का 3 गुना बनता है 288, और 288 में से यदि हम क्या कर दें -3 कर दें तो यहाँ पर बचेगा 285। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 285 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले 3 गुना उसके बाद में -3, फिर क्या हुआ है 3 गुना उसके बाद में -3, फिर क्या हुआ है 3 गुना फिर से -3, फिर क्या हुआ है 3 गुना -3, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है 3 गुना -3, 3 गुना -3। इसी प्रकार से हम 285 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 285 का हम क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, और जो संख्या आएगी उसमें से हम 3 को घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 285 का हम क्या करेंगे मेरे भाई 3 गुना, तो देखिए ध्यान से 285 का 3 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 285 का 3 गुना होता है 855, और 855 में से हम क्या कर देंगे -3 कर देंगे, तो 855 में से हम -3 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 852, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 852। अब हमें देखना है कि 852 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 852 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को इस क्लास को कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 6 मई को, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर को और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं पंडित रविशंकर। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य है, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य है, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य है और ऑप्शन डी है बिहार राज्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या फिर हम बोल सकते हैं कि भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक के, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी के, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस के और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी,
यानी कि पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 में है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी है JB कृपलानी को और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि फुल डिस्काउंट के साथ में आपको ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये के अंदर है। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले आप अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।